नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदान का सिलसिला 11 अप्रैल से शुरू होगा, जो 19 मई तक चलेगा। 7 चरणों में होने वाले मतदान के दौरान देश के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 90 करोड़ मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। नतीजे 23 मई को आएंगे। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के वादों की, उनके नारों की, जमीनी हकीकत और मुद्दों की। सभी राज्यों में अलग अलग समीकरण हैं, उनका इस चुनाव पर क्या असर हो सकता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही उन मुद्दों की बात करेंगे जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि हर एक राज्य में क्या कुछ खास है, क्या समीकरण है, 2014 से क्या समीकरण बदले हैं, क्या मुद्दे 2014 में थे और इस बार क्या कुछ तस्वीर बदली है मुद्दों के लिहाज से, और उनकी जमीनी हकीकत की खास पड़ताल करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम राजनामा में। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर देश की 15% से ज्यादा जनसंख्या और तकरीबन 16% वोटर, अगर देश के वोटर के लिहाज से देखें। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें इसी राज्य से। विधानसभा की बात करें तो देश में कहीं भी सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश। और इतने बड़े प्रदेश में जमीनी राजनीति को समझने के लिए जरूरी है कि 1952 से लेकर 2014 तक के चुनाव का सफर देखा जाए कि वो कैसे रंग बदलता रहा है, और इसे समझना बेहद जरूरी है। और इसके लिए हम आपको लिए चलेंगे अपनी सहयोगी टीना के पास, जो कि चुनाव डेटा सेंटर में मौजूद हैं। टीना, क्या है उत्तर प्रदेश का अगर चुनावी समीकरण नतीजों का सफर देखें, क्योंकि उसके बिहार पर भी हम समझ पाएंगे कि 2019 में क्या मुद्दे हैं, क्या समीकरण हैं और कौन कहां खड़ा है। सबसे पहले शुक्रिया कवींद्र। डेटा सेंटर में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बात, जैसा कि कवींद्र ने बताया, उत्तर प्रदेश की हो रही है। जहां तक आंकड़ों की बात है कवींद्र, उत्तर प्रदेश के आंकड़े बहुत ही दिलचस्प हैं, उन पर एक नजर जरूर डालेंगे। लेकिन कवींद्र, उससे पहले मैं आपको ये बताती हूं कि 1952 से लेकर यह माना जाता रहा है कि दिल्ली में केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यूं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन इस प्रदेश ने देश को अब तक हुए 16 आम चुनावों में कुल 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। 1952 में हुए पहले आम चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। पहला, दूसरा और तीसरा आम चुनाव कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही लड़ा और सरकार बनाई। बात दूसरे प्रधानमंत्री की करें तो वो भी उत्तर प्रदेश से ही थे, लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। शास्त्री वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और ये नारा आप जानते होंगे कवींद्र, आज भी सार्थक है और राजनीति में काफी इस्तेमाल होता है। देश को पहली महिला प्रधानमंत्री देने का गौरव भी उत्तर प्रदेश को ही मिला। रायबरेली सीट से चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी लोकसभा पहुंची और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद आया 1977 का चुनाव, जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी मोरारजी देसाई की। लेकिन जनता पार्टी की वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, और जिसके बाद देश को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए एक बार फिर उत्तर प्रदेश का रुख करना पड़ा, चौधरी चरण सिंह की तरफ। किसानों के नेता जो बागपत से लोकसभा के लिए चुनकर आए थे। उत्तर प्रदेश से ही अगले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस पद पर आए। 1984 के चुनावों में उन्होंने अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनने का सिलसिला यही नहीं थमता। नए तौर पर गठबंधन की राजनीति का सूत्रपात हुआ, और उसमें से उत्तर प्रदेश ने एक नहीं, दो प्रधानमंत्री देश को दिए, एक के बाद एक। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो फतेहपुर से थे, और उसके तुरंत बाद अगले प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, जो बलिया लोकसभा सीट से चुनकर आए थे। अगले लोकसभा चुनाव के वक्त राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की सरकार आई, तो उस वक्त थोड़ा सा ठहराव हुआ।
लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ने ही देश को नेतृत्व दिया। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी का दौर आया। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर 3 पारियां खेली। शुरुआत में 13 दिन की, फिर 13 महीने की और उसके बाद 1999 में पूरे 5 सालों के लिए। और ये आज तक की सबसे बड़ी गठबंधन के तौर पर सरकार चली। सिलसिला अभी थमा नहीं। 2014 में 30 सालों के बाद देश ने एक अकेली पार्टी को बहुमत दिया और इस दल ने जिसे अपना प्रधानमंत्री चुना वो भी उत्तर प्रदेश से ही जीतकर आए, नरेंद्र मोदी। कविंद्र, तो ये विशेष जानकारी थी उत्तर प्रदेश के बारे में। 80 सीटें, अब तक 16 आम चुनाव और कुल 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने देश को दिए हैं। शुक्रिया, आपके पास मैं लौटूंगा। तो जिस तरीके से टीना ने बताया कि तस्वीर किस तरीके से रही है आज़ादी के बाद से अब तक, और उत्तर प्रदेश बेहद अहम रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर चुनावों को देखें तो तकरीबन हर 5 साल में तस्वीर बड़ी तेज़ी के साथ बदलती दिखी है। 1990 के बाद खासतौर पर हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। रोशन गौर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। राहुल देव जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। नीरजा चौधरी हैं हमारे साथ। 3 बेहद खास मेहमान जिनके जरिए उत्तर प्रदेश की सियासत, यहाँ के समीकरण, ज़मीनी मुद्दे और 2019 में क्या तस्वीर इस वक्त दिख रही है, किस पार्टी के लिए कहाँ पर मजबूत या फिर मैं कहूँ कि मुश्किल, वो भी समझेंगे। शुरुआत एक मैं रिएक्शन चाहूँगा नीरजा, इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 80 सीटों का रण है, 2014 से किस तरीके से आपको अलग दिखता है और उसके पीछे का बड़ा फैक्टर क्या है जो इस बार बेहद क्रूशियल या अहम माना जाए? देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया है, जो कि पिछली बार मायावती की 20%, अखिलेश यादव की सपा की 22% पोलिंग हुई थी और वोट मायावती को एक भी नहीं सीट मिली थी और अखिलेश यादव को 4 मिली थी, कि 4 के 5, 4 मिली थी, 5 मिली थी। तो इनका इकट्ठा आना और रालोद का इनके साथ जुड़ जाना, तो इसका मतलब है कोई 44% वोट परसेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बीजेपी 2014 में 42% पॉपुलर वोट था और उनकी सीटें आई थी 71। तो क्लियरली अरिथमेटिक शो कर रहा था कि ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बीजेपी को टक्कर देंगे, और ये माना जा रहा था कि 2014 के कंपैरिजन में तो थोड़ा नीचे ही आएगी बीजेपी, ऊपर तो नहीं जा सकती, क्योंकि कई कठिनाइयां आई हैं। किसानों की दुर्दशा की बात की गई है, बेरोजगारी का सवाल उठा है चुनावों में, लोगों की रियल इनकम कम हो गई है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप वहां जाइए तो, और अगर इसमें कांग्रेस जुड़ जाती तो माना जा रहा था एक तरफा हो जाएगा सारा मामला। नंबर 1, कांग्रेस जुड़ी नहीं। मायावती ने कांग्रेस को बहुत मजबूती से बाहर रखा है गठबंधन के, उसके कई कारण हैं। और नरेंद्र मोदी उतना नहीं गिरे हैं जितना कि लोग मान रहे थे। वहाँ एक सॉलिड चीज़ है, वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं है जिस तरह से पिछली बार हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत फ़ायदा मिला था। कास्ट भी, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन भी और मोदी का अपना उभरना, उसकी वजह एक और है कि अपर कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो 30% है, अपर कास्ट भी काफ़ी मात्रा में है, उन लोगों का बिल्कुल सॉलिडली बीजेपी के साथ खड़े होने ये दिख रहा है, खासकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही टक्कर की स्थिति आज दिख रही है उत्तर प्रदेश में, जबकि 3 महीने 4 महीने पहले माना जाता था एक तरफा स्वीप होगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। हालांकि केक वॉक ना इस साइड के लिए ना उस साइड के लिए, दोनों तरफ मुश्किल है। राहुल जी, जो नीरजा करी, एक तो गठबंधन बड़ा फैक्टर है, क्या इसके अलावा कोई और ऐसी बड़ी चीज़ लगती है जो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बेहद अहम इस बार के चुनाव में, अगर 7 चरणों की वोटिंग को देखें? देखिए, एक ये गठबंधन वाली बात तो सबको समझ में आती है, नीरजा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसमें ही मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा पेच उत्तर प्रदेश का है, जिसका जो भी खुला नहीं है, वो ये है कि ये देखते हुए कि
बसपा का जो जनाधार है, जातीय आधार है, और जो सपा का जातीय आधार है, उनका गाँव में सह अस्तित्व के स्तर पर उनके जो बीच में जो समीकरण हैं और जो रिश्ते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, वो कोई बहुत भाईचारे के और दोस्ती के नहीं हैं। और ऐसा लगातार पहले भी देखा गया है, और ये शिकायत भी रही है मायावती की कि उनका जो दलित वोट है वो तो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है उनके गठबंधन सहयोगी की ओर, लेकिन दूसरे उन सहयोगियों का, दूसरी पार्टियों का उनके उम्मीदवार के लिए उतना ट्रांसफ़र नहीं होता। अब मुझे जो शक है, जो पेच दिख रहा है, वो ये कि क्या सपा के यादव सचमुच पूरी ईमानदारी से बसपा के दलित उम्मीदवारों को ईमानदारी से वोट देंगे, पूरी मजबूती के साथ उनके पक्ष में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए आसान नहीं है। इसको आप राजनीति से हटा के गाँव की ज़िंदगी के अगर स्तर पर लाकर देखेंगे, जो लोग उत्तर प्रदेश को जानते हैं या पूरे उत्तर भारत को, तो उनको समझ में आएगा कि ये सामाजिक स्तर पर एक समस्या है वहाँ पर। तो ऊपर तो समझौता हो गया है, गठबंधन बन गया है, जो आंकड़ों के हिसाब से अभेद्य लगता है, उसके बाद तो फिर ज़्यादा गुंजाइश बचती नहीं, जैसा अभी नीरजा ने बताया। लेकिन जो असलियत है कि केवल अंकगणित पर राजनीति चलती नहीं, तो ये जो पेच है इसका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ। रोशन, इसके अलावा एक और क्या फैक्टर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मुद्दे राष्ट्रवाद की बात हो रही है, और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा अगर दल बदल की बात करें, कार्यकर्ताओं की, पूर्व सांसदों की, पूर्व विधायकों की, क्या ये फैक्टर यानी कि असंतोष ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश का इतिहास देखें, कम से कम 1992 से लेके, तो पूरी जो धुरी है उत्तर प्रदेश की वो राम मंदिर के आसपास सिमट कर रह गई थी। और अभी आप 2014 के बाद, क्योंकि 2014 का जो चुनाव था उसमें राम मंदिर भी एक मुद्दा था, लेकिन जो इस बार ये वाला जो चुनाव है 2019 का, वो मुझे लगता है कि अति राष्ट्रवाद की तरफ चला गया है। और आपने देखा कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, वो कहीं गौण हो गई हैं। तो जो माहौल है इस समय, जो अगर हम राजनीतिक माहौल देखें, अगर हम जातीय और तमाम समीकरणों को छोड़ दें, तो जो माहौल लग रहा है वो ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद की तरफ ही अल्टीमेटली ये चुनाव जाएगा। जहाँ तक बात रही कि दल बदल हो रहा है, ये चुनाव के समय होता है और फिर चुनाव के बाद फिर स्थितियाँ हो जाती हैं। जिन जिन लोगों का टिकट बीजेपी ने काटा वो समाजवादी पार्टी में या बसपा में गए, जिन लोगों का बसपा ने काटा वो बीजेपी में आए, तो वो उन्होंने जातीय समीकरण के आधार पे और जो जीतने की उनकी क्षमता है उस आधार पे टिकटें बांटें। पर मुझे लगता है कि जब चुनाव की हवा चलती है तो जो छोटी चीज़ें होती हैं वो गौण हो जाती है, और शायद वो हमें अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखे। उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने के लिए थोड़ा सा उसके इतिहास को भी देखना होगा कि 2009 से समझे या 2014 में आते आते कैसे बीजेपी 10 सीटों से 71 सीटों तक पहुंचती है, कैसे कांग्रेस 22 सीटों से महज 2 सीटों पर पहुंच जाती है। और वो दल जो कि 2014 में अलग अलग खड़े हुए थे या साथ ही अलग थे, वो 2019 में जब एक साथ खड़े होते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन है वो वाकई क्या बीजेपी के लिए उतनी मुश्किल खड़ी कर सकता है जितनी उसकी चर्चा हो रही है, उससे कहीं ज्यादा। टीना, एक बार फिर से समझना चाहूंगा आपसे कि अगर आंकड़ों को देखें, जो नंबर गेम है 2009 से लेकर 14 तक, वो क्या इशारा करता है, अगर सीट के लिहाज से या फिर वोट शेयर, जो आप बता पाए? कविंद्र, अब तक हमने बात की थी उत्तर प्रदेश में शख्सियत की, लेकिन चुनाव में जनता वोट देती है पार्टी को। तो किस पार्टी का क्या कुछ रहा था? हमने 2014 की आपसे बात की। आइए अब आपको दिखाते हैं 2014 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में क्या रहा। लोकसभा चुनाव 2014 बीते 30 सालों में किसी भी पार्टी के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का मौका रहा। पिछले चुनाव में ऐसे नतीजे आए जिसकी कांग्रेस, एसपी और बीएसपी को शायद उम्मीद भी नहीं थी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 सीटों पर कब्जा किया। साथ ही बीजेपी लहर में एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल को भी 2 सीटें मिली। तो वहीं कांग्रेस चुनावों में बुरी तरह लड़खड़ाई और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई, सोनिया गांधी की रायबरेली और राहुल गांधी की अमेठी तक। 2014 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज थी, लेकिन एसपी को महज 5 सीटें ही मिली लोकसभा चुनाव में, और वो भी केवल परिवार वालों को। बीएसपी और आरएलडी की बात करें तो ये दोनों दल 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। लेकिन कविंद्र, ये क्यों हुआ और अब जमीनी हकीकत क्या है
और किस तरह के राजनीतिक समीकरण आज देखने को मिल रहे हैं, इस पर नजर डालेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम एक बार 2009 के नतीजों पर नजर डालें। 2009 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली थी महज 10 सीटें, जबकि कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी एसपी, जिसे 80 में से 23 सीटें मिली थी। मायावती की बीएसपी भी 2009 में 20 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि अजीत सिंह की आरएलडी के खाते में भी 5 सीटें गई थीं और 1 सीट अन्य को मिली थी। यानी 2009 में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 64 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन 2009 से लेकर 2014 के बीच में जो परिवर्तन आया, इसी की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज बहुत कुछ बदला हुआ दिख रहा है। कविंद्र जी, टीना, बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। आपने जो बताया गणित 2009 और 14 का, उस पर रिएक्शन। उससे पहले नवविक्रम हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। नवविक्रम, 2009 में अलग अलग दल लड़े और उसके बाद बीजेपी की जो संख्या थी वो महज 10 सीटों तक सीमित थी। 2014 में भी कमोबेश दल अलग अलग थे। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि बार बार ये बात आती है कि क्या बीजेपी को आमने सामने की लड़ाई में ज्यादा मुश्किल खड़ी होती है उत्तर प्रदेश में, या फिर ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट में वहां पर उसे आसानी रहती है? इस बार क्योंकि आप गाजियाबाद में हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लगातार देख रहे हैं जो पहले फेज में मतदान होना है, गठबंधन के साथ दल बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती जमीन पर दिखते हैं? कागज पर मजबूत दिखता है गठबंधन, वोट शेयर जोड़ते हैं तो खासा मजबूत दिखता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही कड़ा मुकाबला दे रहा है। लेकिन जमीन पर जो बात राहुल जी कह रहे थे कि क्या वोट एक साथ खड़ा होता दिखता है उन पार्टियों का जो गठबंधन में एक साथ खड़ी हैं? बिल्कुल कविंद्र, अगर वोट शेयर की बात करें, जिस तरीके से हमने गाजियाबाद, अगर मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं, यहाँ करीब 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जनरल वीके सिंह पिछली बार जीते थे, जो कि एसपी और बीएसपी के दोनों वोट से भी कहीं ज़्यादा था। और अगर पूरे वेस्ट यूपी, जहाँ पहले जो 8 सीटों पर चुनाव है, अगर उसकी बात करें तो अगर गठबंधन के साथ यहाँ कांग्रेस जो मुकाबले को निश्चित तौर पर त्रिकोणीय बना रही है। जैसे अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जैसी सीट लें, या फिर गाजियाबाद में आज यहाँ पर अभी डॉली शर्मा जो यहाँ की प्रत्याशी हैं, उनके लिए प्रियंका गांधी प्रचार में जुटी थी, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। और वहीं गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो उनके खुद के समाजवादी पार्टी में जो एक बड़ा ओहदा रखते थे शिवपाल यादव, वो एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आ रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी में भी हमने देखा है कि बीएसपी में कई बड़े नेता हैं, जिस तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों या ब्रजेश पाठक हों या फिर जो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, तो ये जो नेता हैं बीएसपी के साथ नहीं है। ऐसे में केवल हम मायावती या फिर अखिलेश और इसके अलावा चौधरी अजीत सिंह, इनके चेहरे के लिहाज से अगर बात करें तो हाँ, ये गठबंधन ऊपरी तौर पर बड़ा मजबूत नजर आता है। लेकिन ज़मीनी तौर पर, क्योंकि हमने देखा था जब बसपा की सरकार बनी थी तो सपा कार्यकर्ताओं पर खास तौर पर जांच हुई थी, जो आपराधिक जांचें हुई थी, तो ज़मीनी तौर पर थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है उस गठबंधन ज़मीनी कार्यकर्ताओं का तालमेल बिठाना। लेकिन हाँ, ऊपरी तौर पर अगर देखें तो ऊपरी तौर पर जाहिर है वोट शेयर के लिहाज से उत्तर प्रदेश के 2 बहुत बड़े दल हैं, सपा बसपा, तो बड़ा नजर आता है। जी कविंद्र, शुक्रिया नवविक्रम आपका। राहुल जी, जो बात आप कह रहे थे कि जमीन पर, लेकिन हमने जब 90 के दशक में जब पहली बार मुलायम सिंह और काशीराम पार्टी जब एक साथ आए थे तो एक बहुत बेहतर प्रदर्शन उन्होंने मिलकर किया था। उस वक्त से अब तक क्या ऐसा बदला है कि आशंका ऐसी दिखती है, लोग कहते हैं कि वो एक साथ आना मुश्किल है ज़मीन पर उन वोटर्स का, क्योंकि सामाजिक लिहाज से कई इलाकों में उनके बीच में मैं कहूँ कि कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनकी जब सरकार बनी, साझा सरकार बनी थी, उसका हर्ष क्या हुआ, उसके बाद कितनी उनमें ज़मीनी स्तर पर लड़ाइयाँ हुई। मायावती के साथ जो हुआ वो तो सबको याद है, अब उस पूरे इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद से जो लगातार जो जिस तरह से राजनीति वहाँ चली है अलग अलग पार्टियों की भी, तो अब ना तो सपा और मुलायम सिंह के पास वो ताजगी है, वो नेतृत्व है, अखिलेश ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ भी अब सपा अपने आप में इतनी बटी हुई है। वहाँ पे अब शिवपाल अलग हो गए हैं, वो कम से कम मैं समझता हूँ कि 6-7 सीटों पर नुकसान पहुँचाएंगे।
पिता पुत्र के बीच में रिश्ते कैसे हैं, कौन किसके साथ है, पिता के साथ जो व्यवहार हुआ उसको लेकर कई पुराने सपा के कार्यकर्ता और नेता नाराज़ हैं। बहन जी यानी मायावती जी का नेतृत्व भी अब उतना चमकदार, उतना मैं कहूँगा कि उतना प्रेरक नहीं रह गया है। एक नए तरह का वहाँ पर आप देख रहे हैं कि दलितों में भी नया नेतृत्व उभर रहा है, जो पिछले 1-2 वर्षों में ज़्यादा चंद्रशेखर के रूप में, रावण के रूप में जिनको, तो अब उनके नेतृत्व को भी, उनके एकाधिकार को भी चुनौती देने वाली शक्तियाँ और लोग और नौजवान वहाँ पर उत्तर प्रदेश में हैं और खासे सक्रिय हैं, और वो अभी मायावती के साथ आने को तैयार नहीं हैं। तो एक तरह का बिखराव हमें इस ठोस माने जाने वाले वोट बैंक में इन दोनों जगह दिख रहा है इन पार्टियों में। तीसरी जो अभी रोशन ने राष्ट्रवाद की बात कही, मैं नहीं जानता कि राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा इस समय उत्तर प्रदेश पे है या नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन और कई चीज़ें हैं। सबसे उनमें प्रमुख मुद्दा ये है कि मोदी के सामने प्रधानमंत्री के रूप में विकल्प क्या है। तो ये एक मोदी का अपना जादू, उनका अपना करिश्मा, उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। ये हमें सबसे ताज़ा जो सर्वेक्षण हुए हैं वो भी बता रहे हैं, और आप वहाँ पे घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे तो लोगों को समझ में आता है अभी भी लोग मोदी को हृदय से चाहते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या वो बनी हुई है। और ध्रुवीकरण वहाँ पर होगा, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण इस बार भी होगा, उसकी कोशिशें भी हमें दिख रही हैं। वो माहौल वैसे बनना लगा है और दोनों ओर से उस तरह की बातें होने लगी, ये भी हमें देखने लगा है। तो इन सब को मिला के देखें तो एक मिलीजुली सी स्थिति है। 71 सीटों को दोहराने की उम्मीद तो किसी को भी, बीजेपी को भी नहीं है वहाँ पर, भले ही वो कुछ भी कहें, क्योंकि कोई भी उस सफलता के सीढ़ी पर रह नहीं सकता। कम से कम मैं समझता हूँ कि 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर ज़मीन पर लगता है कि सपा बसपा का गठबंधन और आरएलडी का भी बीजेपी को बहुत कड़ी चुनौती देने को में सक्षम है, और वहाँ पे बीजेपी के लिए जीतना कठिन होगा। ऐसे ही लगभग 35 से 38 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी इस गठबंधन के बावजूद भारी पड़ रही है। तो इनको देखें तो हमें एक मिलीजुली स्थिति लगती है कि कुछ निश्चित रूप से कम 35 से 40 सीटों का नुकसान बीजेपी को होने वाला है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम एक बार फिर से टीना के पास चलते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने प्रदर्शन किया 2014 में, याद नहीं पड़ता कि किसी भी पार्टी ने हाल के कुछ चुनावों में इस तरह का कोई बेहतरीन या फिर स्वीप किया हो। टीना, क्या 2014 से पहले अगर हम और पीछे जाना चाहें, कब ऐसा हुआ कि एक तरफा चुनाव उत्तर प्रदेश में लोकसभा का रहा हो, या फिर वहां पर इतनी बड़ी संख्या किसी एक दल के खाते में चली गई हो? जी कविंद्र, देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर और बीजेपी के प्रदर्शन पर गौर करें तो 2014 से पहले बीजेपी ने 1998 में उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पार्टी को लोकसभा चुनावों के दौरान यहां से, अगर आपको याद हो, तो कुल 57 सीटें मिली थी और उनका वोट परसेंटेज लगभग 36.5% था। लेकिन इसके बाद इन आंकड़ों में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। 2004 और 2009 में बीजेपी की सीटें केवल 10-10 ही रहीं, और उसके बाद वोट परसेंटेज भी 22.2 और 17.5 रहा। लेकिन 2014 में हम सब ने देखा कि इसमें कैसे एक जबरदस्त उछाल आया और बीजेपी ने प्रदेश में अकेले ही 71 सीटें जीती, और पार्टी को 2014 में 42.3% वोट मिले। इसे अगर हम लोग 1958 के मुकाबले से देखें तो पार्टी पहले 36.5% वोटों के साथ पीक पर थी, और 2014 में अपने उसी उच्च स्तर को बरकरार रखा पार्टी ने, और उसके वोट बैंक में भी करीब करीब 6% का इजाफा देखने को मिला। कविंद्र, शुक्रिया टीना। नीरजा, एक रिएक्शन चाहूंगा, उसका ब्रेक पर जाना, कि जो 98 में बीजेपी दिख रही थी उससे करीब 6% का गेन 2014 में मिला। फैक्टर बहुत सारे थे, मोदी फैक्टर, केंद्र की नीतियां, या फिर केंद्र में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। 2014 और 2019 में अगर मैं समझूं, क्या ऐसे फैक्टर हैं जो उस पीक को मेंटेन करने के लिए आपको लगता है कि दिखते हैं, या फिर वापस जो बीच का सफर था बीजेपी का कहीं उसकी तरफ धकेलते हैं? देखिए, आंकड़ों की अपनी अहमियत होती है और कास्ट बेस सिलेक्शन लड़े जाते हैं। 2-3 पॉइंट्स मैं करूंगी। ये जो अभी तक चर्चा हुई है उस पर राहुल जी ने कहा कि मायावती का वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है, ट्रांसफ़र होता है, लेकिन क्या
सपा का वोट ट्रांसफ़र होगा। मायावती ने सवाल उठाए हैं, कांग्रेस का वोट उनको ट्रांसफ़र नहीं होता, उनकी ये एक कंप्लेन रही है। तो इस बार जो चीज़ अलग है और जो कि फूलपुर, गोरखपुर और कैराना में सामने आई थी, ये बाई इलेक्शन जो कि ऑपोजिशन ने इकट्ठे मिलके जीते थे, वो है कि यादव वर्कर और जाटव वर्कर राजपूत असर्शन का एक विक्टिम हो रहा है। चाहे वो पुलिस स्टेशन में हो, चाहे कुछ क्लैशेस हुए हों, वो चीज़ें हैं, सिर्फ नेताओं का इकट्ठा होना नहीं है, वो चीज़ें हैं जो कि ला रही हैं। लेकिन क्या जब चुनाव की तिथि नज़दीक आती है तो क्या फिर यादव हिंदुआइज हो जाएगा जैसे कि पिछली बार हुआ था? क्या फिर जाट हिंदुआइज हो जाएगा जैसे कि पिछली बार हुआ था? जिसकी वजह से अजीत सिंह को वोट मिला था बागपत में, लेकिन उतना नहीं मिला कि वो जीत सके, क्योंकि जाट बट गया था। आज भी जाट बटा हुआ है, यादव के बारे में देखना जरूरी होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने कही है। आज कोई भी मंदिर की बात नहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश में। मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 25 साल में, लेकिन आज क्योंकि भाजपा ने उसको अलग कर दिया, कोई भी मंदिर का जिक्र नहीं कर रहा। आप ये सही कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद का मुद्दा सामने, सिर्फ राष्ट्रवाद का नहीं है, इकोनॉमिक मुद्दे भी हैं, कास्ट भी बढ़ के है और कम्युनल इशू हिंदू मुस्लिम का भी है वहाँ बरकरार। ओके, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा और समझेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को, और रुक करेंगे पहले फेज के लिए उस इलाके का जो कि कहा जा रहा है लिटमस टेस्ट है इस गठबंधन के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। Watch In Depth with me, Tina Jha, at 6 p.m. So many of the sitting MPs from BJP, they have not been given tickets. And will it not lead to some kind of internal bleeding within the party? Not many have been denied tickets, I'll put it that way. Some have been denied tickets for various reasons that the party felt. Internal security is the number one issue for elections 2019. Number one issue remains development. When opposition starts questioning its own army and saying that bring out the proof, where is the evidence, whether at all the strikes happened, how many were killed? There is a terrorist attack that has taken place. You want to say it has been engineered? These things were done by Congress. Do you remember the massacre in '84? Who did it? Probably this is what they have in their mind. Army is being politicized for some reason or the other. Opposition says something, then the government in counter argument says something else. Indian armed forces are apolitical. Absolutely. On our election trail, watch a special interview with Union Minister General V.K. Singh only on Rajya Sabha television. तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं राजनामा और हम बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश की सियासी गणित की। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल चमके या फिर वापस लौटे हैं, और गठबंधन के लिहाज से या साथियों के लिहाज से तस्वीर बदली है तो राजनीति की तस्वीर में उसका कितना फर्क दिखा है। और 2019 के चुनाव में अगर 2009 या 14 की बात करें तो उससे क्या हालात बदले हैं, किस तरीके के समीकरण बदले हैं। और जिस तरीके से हमने सीटों की संख्या देखी है उसके पीछे बार बार जब अर्थमेटिक की बात आती है, गणित की बात आती है, तो वोट शेयर की बात आ जाती है। क्योंकि जब गठबंधन की बात होती है तो कहा जाता है कि गठबंधन का वोट शेयर सामने वाले दल से कहीं ज़्यादा या कम दिखता है। टीना, अगर हम समझ पाएं वोट शेयर किस तरीके से रहा है 2009 या फिर 14 में ओवरऑल, और अगर कुछ खास इलाकों की हम तस्वीर देख पाएँ तो। जी कविंद्र, बिल्कुल जैसा आपने अभी बताया कि 2009 से लेकर 2014 तक और फिर 2014 से लेकर 2019 तक काफ़ी कुछ बदल गया है उत्तर प्रदेश में। और इस बदलाव के पीछे आज जो नए सियासी समीकरण बन गए हैं प्रदेश में, उनके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। आंकड़े देखिए, 2009 के वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी को उस वक्त करीब 17.5% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 18.25% वोट मिले थे।
उसके बाद दूसरे नंबर पर रही थी समाजवादी पार्टी, जिसे 23.26% वोट हासिल हुए थे, और सबसे ज्यादा वोट बटोरे थे उस समय बीएसपी ने, जिसे 27.42% वोट मिले थे। बाकी का 13.5% से ज्यादा वोट अन्य उम्मीदवारों और दलों में बट गया था। यही आंकड़े अगर हम 2014 में देखें तो यहां सभी दल अकेले लड़े थे, सिवाय अपना दल के, जो उस समय एनडीए में शामिल हो गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने वोट बैंक में जबरदस्त इजाफा किया, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। उनको करीब 42.63% वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस के वोट बैंक में कमी आई और लोकसभा चुनाव में उन्होंने केवल 2 सीटें हासिल की और करीब 7.53% वोट प्रतिशत उनका हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी को 22.35% और बहुजन समाज पार्टी को 19.77% वोट मिले। बाकी के वोट अन्य दलों और उम्मीदवारों में चले गए। एसपी, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस चारों दल 2009 और 2014 में अकेले चुनाव लड़े थे। इसके अलावा कविंद्र, एक और बात देखने वाली है, वो ये कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीच में एक विधानसभा का भी चुनाव हुआ 2017 में, और उस चुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह ही जमीनी स्तर पर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। 2012 में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने तब केवल 47 सीटें और कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी। सूबे की सत्ता पर काबिज हुई समाजवादी पार्टी ने तब 224 सीटें जीती थी और सरकार बनाई थी। वहीं सत्ता से बेदखल हुई बीएसपी को उस वक्त 80 सीटें मिली थी। लेकिन 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सरकार बदली और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने अच्छे प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए स्टेट इलेक्शंस में 403 में से बम्पर 312 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस महज 7 सीटें ही जीत सकी। समाजवादी पार्टी लुढ़ककर 47 सीटों पर आ गई और मायावती को भी सीटों का भारी नुकसान हुआ। 2017 के चुनाव में बीएसपी को केवल 19 सीटें ही मिली। शुक्रिया टीना। तो यानी लगातार कम होते सियासी वजूद के चलते कविंद्र, गठबंधन की कोशिशें जो है वो तेज हो गई उत्तर प्रदेश में। 2009 से लेकर 2014 के बीच जो राजनीतिक समीकरण थे वो 2014 और 2019 में इसलिए बदल गए कि बीच में एक विधानसभा चुनाव आया, जैसा हमने आपको बताया, और 2017 के रिजल्ट में बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर था। पहली कोशिश 2017 में हुई थी बीजेपी द्वारा, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था बीजेपी के खिलाफ, लेकिन कुछ खास फायदा उनको नहीं उस समय मिल पाया था। तो इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने एक साथ फिर से उन्होंने हाथ मिलाया है और 25 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद ये हुआ है। जैसा कि टीना ने बताया, शुक्रिया टीना आपका। और रोशन, बहुत अहम है कि 2019 को अगर तस्वीर को हम आंकना चाहें या टटोलना चाहें तो 2017 विधानसभा चुनाव भी हमें देखना होगा। वहाँ पर जिस तरीके से पार्टियां खड़ी हुई थी और 2019 अगर साल के लिहाज से देखें तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन ज़मीन पर ऐसे समीकरण में क्या बड़ा बदलाव दिख रहा है अगर बीएसपी, एसपी, आरएलडी के इस गठबंधन को छोड़ें? और क्या ऐसा बदलाव है जो आपको लगता है कि 2014 की तरफ ले जाता देखेगा ये संकेत, या फिर उससे कहीं अलग पुरानी 2000, 2004 और 2009 की बात होगी? देखिए, जो सबसे बड़ा फर्क है वो 2014 में कांग्रेस सरकार में थी, केंद्र सरकार में, और उस वक्त चारों तरफ से भ्रष्टाचार की आवाज़ आ रही थी। चाहे 2G का घोटाला रहा हो, कॉमनवेल्थ गेम का रहा हो, वो बहुत बड़ा मुद्दा बना। और 10 साल जो केंद्र सरकार में कांग्रेस थी उसका एंटी इनकम्बेंसी था, और बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को एक अपने प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया था। तो यहाँ पे आपके पास एक चेहरा था कि हम प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी को पेश करेंगे। उधर कांग्रेस की तरफ से लगभग शून्य था, क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार की बहुत सारी बातें थी। तो उसका पूरे देश भर में असर हुआ और सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में हुआ। और चूँकि नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही उत्तर प्रदेश से, बनारस से चुनाव लड़ा और 71 सीटें उनको मिली। लेकिन 2014 में और 2019 में मुख्य तौर पर एक जो फर्क मुझे देखने में आ रहा है कि अभी सरकार में बीजेपी है, तो जो माहौल था कि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ है, वो इस वक्त कांग्रेस अभी वहाँ पे माइनस है। तो आप सरकार में हैं, इसलिए जनता आपसे जरूर पूछेगी और पूछ रही है आपने कितना काम किया, नहीं किया, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पे जरूर मुद्दे हैं। फिर आपके वहाँ पे 71 सांसद हैं।
हर सांसद का अपने एंटी इनकम्बेंसी होता है, हर क्षेत्र की जो जनता होती है अपने सांसद से नाराज होती है। हालांकि बीजेपी ने काफ़ी सांसदों के टिकट वहाँ पे काटे हैं, लेकिन फिर भी जिनके हैं उनसे जरूर लोग सवाल पूछेंगे, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा असर होता है। फिर जो गठबंधन की हम जो बार बार चर्चा कर रहे हैं कि राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता है। अभी 2017 में आपने बात की कि कांग्रेस ने और सपा ने गठबंधन किया था, उसके बाद उनको कुछ नहीं मिला। तो अभी हम जब 2019 में गठबंधन कर रहे हैं बीएसपी का और एसपी का, उसमें हमने कांग्रेस को बाहर कर दिया है, तो ये 42 और प्लस 2% अगर हम आरएलडी का कर दें तो करीबन 44% उसमें बन जाता है। तो 44% के हिसाब से तो उनको बहुत सारी सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन फिर बार बार वही बात आती है कि राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होता है। अगर मुद्दे हावी हो जाएं, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएं, केंद्र में अगर जैसे भी बात हो रही कि मोदी वर्सेस कौन, मोदी के सामने कौन है चेहरा, तो ये अभी दूसरा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि फिर ये मुद्दा पूरे देश में ये मुद्दा उछले, और जैसे भी उछला अभी कि एक तरफ से मायावती की तरफ से आया कि हम भी प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से भी आया, उधर चंद्रबाबू नायडू भी दक्षिण से कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बार बार चेहरे आ रहे हैं, तो इन चेहरों के सामने फिर जनता सोचती है कि जो मजबूत चेहरा है, जो हमें अगर विकल्प दिखता है मजबूत, तो फिर जनता उधर जाना पसंद करती है। तो तब जो जातीय समीकरण है, जो गठबंधन के समीकरण है, वो फिर कहीं गौण हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पहले चरण के होने वाले हैं, इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि इस पहले चरण में जो 91 सीटें हैं, वो मुझे लगता है कि एक दिशा दे देंगे कि क्या ये चुनाव मोदी वर्सेस अदर्स है या क्षेत्रीय मुद्दों पे या विकास के मुद्दों पे ही हो रहा है। तो ये भी हमें उत्तर प्रदेश में क्योंकि जब गठबंधन बना तो पहले जिस तरह की चर्चाएं थी, कांग्रेस भी शामिल होगी, वो अलग लड़ी, शुरुआत में ऐसा लगा था कि कांग्रेस जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रही है। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रियंका गांधी के आने के बाद क्या कांग्रेस की उपस्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत आप देखते हैं ज़मीन पर, और इसका फायदा या नुकसान किसको ज़्यादा झेलना पड़ सकता है, गठबंधन के दलों को या फिर बीजेपी को? कभी पिछली बार कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था उसका, वो लगभग 6% था। 6% से कितना ज़्यादा आगे कांग्रेस बढ़ेगी, जबकि बाकी उससे कहीं बड़े और कहीं ज़्यादा मजबूत और कहीं गहरे जनाधार वाली दूसरी पार्टियां मौजूद हैं। दूसरी बात, रोशन की बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा कि एक 2 और 2 4 तो नहीं होता, हम जानते हैं, लेकिन एक ये भी जो 14 का बड़ा एक तत्व था, वो ये था कि लोगों में कांग्रेस सरकार को हटाने की इतनी ज़बरदस्त इच्छा थी, एक वितृष्णा की हद तक वो इच्छा पहुंच चुकी थी, और उसी के साथ साथ एक तरफ वो वितृष्णा थी, हटाने की इच्छा थी, ज़बरदस्त आक्रोश था, और मोदी के रूप में एक नया चमकदार बड़ा भविष्यपरक युवाओं को सम्मोहित करने वाला अद्भुत वक्तृता वाला एक विकल्प मौजूद था। उसने वो चमत्कार किया। अभी देखिए, कहीं भी आपको कम से कम उत्तर भारत में और भी कहीं पूरे देश में भी मोदी को हटाने की, किसी भी कीमत पर हटाने की विकल्प चाहे जो हो, वो आपको वो इच्छा, वो भाव लोगों में दिख नहीं रहा। फिर आता है विकल्प, तो असंतोष है, लोगों को कष्ट हुआ है, अर्थव्यवस्था को थोड़ी लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, आर्थिक नुकसान हुआ है, तकलीफें हुई हैं, लेकिन उतनी वितृष्णा अभी नहीं है और उससे तुलना भी नहीं कर सकते हम। और जो विकल्प के रूप में दूसरा जो तत्व होता है किसी भी चुनाव में, कि सामने कौन, मोदी को अगर हटाएंगे तो फिर किसको बनाना चाहते हैं हम, उसके रूप में जैसा हम सब जानते हैं, रोशन ने भी कहा कि कोई एक चेहरा नहीं है, कोई एक सुविचारित, कोई वैचारिक विकल्प भी नहीं है, और ऐसा गठबंधन है जिसमें आपस में प्रांतों में आपसी लड़ाइयाँ हैं, अंतर्विरोध हैं और काफ़ी विरोधाभास हैं। तो ये दोनों तत्व भी एक बहुत महत्वपूर्ण उसमें रहेंगे। इसलिए इस बावजूद इसके कि प्रियंका गांधी को अच्छे भीड़ मिल रही है, एक नया चेहरा आया है, लोगों में उत्सुकता है, उनको देखने और सुनने की जिज्ञासा है, वो एक सहज रिश्ता कायम कर लेती हैं श्रोताओं और लोगों के साथ, लेकिन वो वोट में कितना बदलेगा हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कि जाति एक बड़ा उसमें तत्व होता है। कौन सी जातियाँ अपनी पुराने 2014 की अपनी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस के पास जाएंगी? क्या सवर्ण जाएंगे बड़ी मात्रा में? क्या ब्राह्मण जाएंगे कांग्रेस के साथ बड़ी मात्रा में? क्या दलित जाएंगे? क्या मुसलमान जाएंगे? तो इन कसौटियों पर हम कांग्रेस को कसें तो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं दिखती। नीरजा, कांग्रेस फैक्टर कितना क्रूशियल, और जैसे कि राव जी ने कहा कि 6% से आप 12 या 15 तक जाएंगे, लेकिन अगर 12 या 15 जाते हैं तो आप किसी का वोट तो छीन रहे हैं।
वो गठबंधन के लिए ज़्यादा मुश्किल खड़ी करता हुआ दिखेगा, कांग्रेस का मजबूत होता वोट शेयर, या फिर बीजेपी के लिए? देखिए, एक चीज़ कही जा रही है, अगर कांग्रेस की वृद्धि 2% की ही होती है इस बार, तो गठबंधन को नुकसान नहीं होगा, फायदा ही रहेगा। लेकिन 2% से जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ती जाती है कांग्रेस, मान लीजिए 6 से 12 हो जाती है, 6 से 10 हो जाती है, और भी ज़्यादा, फिर नुकसान सीधा सीधा गठबंधन को होगा और फायदा भाजपा को होगा। अब कांग्रेस का देख लीजिए, आज ही मैं किसी गठबंधन के नेता से बात कर रही थी और वो कह रहे थे, देखिए गाजियाबाद में आज प्रियंका गांधी गई हैं, रोड शो किया है, वो कह रहे थे कि वहाँ कांग्रेस ने ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है, गठबंधन का बनिया कैंडिडेट, बहुत अच्छी छवि है, और वीके सिंह की तो बहुत धाकड़ इमेज है, पिछली बार तकरीबन 4.5 लाख से जीते थे। तो इसमें गठबंधन वर्सेस वीके सिंह का होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम, दलित, बनिया जो उनकी अपनी कैंडिडेचर का है वो जुड़ जाएगा। लेकिन क्या ये डॉली शर्मा ब्राह्मण कैंडिडेट, जितना प्रियंका उनको मजबूत करती हैं, उतना वो और लोगों को कंफ्यूज करेंगी, खासकर गठबंधन के जो वोटर हैं। और ये मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ आपको, जहाँ जहाँ कांग्रेस का मजबूत कैंडिडेट है, सहारनपुर में इमरान मसूद को पिछली बार उन्होंने 4 लाख वोट लिए थे, या फिर कैराना में हरिंद्र मलिक हैं, जहाँ बहुत लोकप्रिय नेता हैं, वहाँ मुसलमान जो कि पूरा गठबंधन के साथ जाता, कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा ही होगा। ये कहना कि ग्राउंड लेवल पे पोलराइजेशन लास्ट मिनट हो जाएगा, 10% 15% बटेगा, जो कि बहुत हाई स्टेक इलेक्शन है इस समय उसमें। और कहीं ना कहीं अगर माइनॉरिटी से बात करिए तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती ही कि कांग्रेस को हम वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस से विकल्प हो सकती है भाजपा के खिलाफ, बाकी तो स्टेट पार्टियां हैं। तो मैं मानती हूं कि कांग्रेस को गठबंधन के अंदर ना लेना, ये ऑपोजिशन की सबसे बड़ी भूल रहेगी उत्तर प्रदेश में, जो कि सारा टोन और टेम्पो सेट करेगा पूरे इलेक्शन का। टीना, यानी कि गठबंधन बहुत क्रूशियल है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर बाहर है, वो भी खेल बिगाड़ने या बनाने की क्षमता क्या रखती है? और गठबंधन को लेकर सब बसपा साथ जरूर रहा, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद क्या इसके बारे में और जानकारी आपके पास है? देखिए कविंद्र, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है, हमारे सारे पैनलिस्ट बार बार बता रहे हैं कि इस बार वहां त्रिकोणीय मुकाबला है और प्रदेश में इस बार 7 चरणों में मतदान होने हैं। अब उसमें क्या निकल कर आता है फिलहाल ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन नए समीकरण, नए गठजोड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2014 के वोट शेयर को जोड़कर भी देखना होगा। 2014 में बहुजन समाज पार्टी ने, जैसा हमने पहले भी आपको बताया, 19.77%, समाजवादी पार्टी ने 22.35% और राष्ट्रीय लोकदल ने 0.86% वोट जुटाए थे। तीनों के वोट शेयर अगर जोड़ दें तो ये टोटल बनता है 42.98%। वहीं बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में अकेले ही 42.63% वोट मिले थे और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल को 0.02% वोट मिले थे। दोनों का मिलाकर वोट शेयर हुआ 42.65%। अब अगर इन दोनों गठबंधन के बीच वोट शेयर के अंतर को देखा जाए तो बीएसपी, एसपी और आरएलडी मिलकर बीजेपी से महज 0.33% वोट के साथ आगे थे। अब बीएसपी, एसपी और आरएलडी के वोट्स को लोकसभा के क्षेत्रों में अगर जोड़ दिया जाता है तो इस हिसाब से उत्तर प्रदेश की करीब 33 लोकसभा सीटें हैं जहां इन तीनों पार्टियों की बीजेपी से बढ़त दिखाई देती है। कविंद्र, तो टीना, आप बता रही कि 33 सीटें जहां पर अगर वोट शेयर को जोड़ें पिछली बार के तो वो बीजेपी से ज़्यादा बढ़त पर दिखती है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव उसमें कहा जाता है कि जो वोट शेयर था और जो गणित था वो इतिहास होता है, वो दोबारा रिपीट होगा, ये बहुत मुश्किल दिखता है। ऐसा अमूमन राजनीति में हुआ नहीं है, लेकिन पहला फेज जो जिन इलाकों में दिखता है और जो 8 सीटें हैं रोशन, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जो कि पिछली बार भी बहुत ही अहम कहा जाता है कि यहाँ पर बीजेपी ने स्वीप किया था। इस बार आरएलडी भी साथ है, बीएसपी भी है, एसपी भी है, और जैसे कि नीरजा करें कि कई सीटों पर कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो कि खासे कद्दावर नेता हैं, जमीन स्तर पर उनका जनाधार दिखता है। इन इलाकों में अगर विधानसभा को देखें 2017 में तो तकरीबन 92% शेयर बीजेपी के पास गया था 2017 में भी, लेकिन
इतना क्रूशियल होने के बावजूद अब तक एसपी और बीएसपी के बड़े नेताओं का इस इलाके में प्रचार में न उतरना या कोई रैली अभी तक शुरुआत नहीं हुई, इसे कैसे देखा जाए? क्या आत्मविश्वास इतना ज़्यादा है कि हमारा वोट मिलकर बीजेपी को सभी सीटों पर पस्त कर देगा? इस तरह के बयान हमने कई नेताओं को सुने हैं। नहीं, देखिए, पहले जो हम इसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे, जो 8 सीटें हैं, उन 8 में से जब चुनाव हुए थे 2014 में, तो 8 बीजेपी के पास थे। जब उपचुनाव हुआ हुकुमदेव जी के निधन के बाद, तो फिर कैराना सीट उपचुनाव में चली गई। तो 8 में से 7 सीटें इसमें बीजेपी के पास है। और जो अभी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसमें से केवल 2 सीटें हैं। एक आपकी मुजफ्फरनगर सीट है और एक आपकी बागपत सीट है, जिस पे सीधा मुकाबला है गठबंधन का और बीजेपी का। बाकी में त्रिकोणीय का मुकाबला है। तो जो इतिहास अगर आप देखें तो इतिहास गवाह है कि जहां त्रिकोणीय मुकाबला हुआ वहां बीजेपी को इसका लाभ मिलता है। तो जो सीधा मुकाबला हो रहा है चौधरी अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत का बीजेपी के कैंडिडेट के साथ हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप कि जो जाट है वो इन दोनों से नाराज़ हैं। इसलिए नाराज़ हैं कि ये केवल वोट के लिए वहाँ पे आते हैं और फिर चले जाते हैं। और अगर आप 2009 का देखें, आप जब ये बीजेपी के साथ थे तो इनको 5 सीटें मिल गई थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी से इन्होंने छोड़ा, इनकी इमेज भी खराब हुई, तो फिर ये अगले चुनाव में 0 पे आ गए। तो अभी ये जो गठबंधन हुआ है उसमें से कितना हो पाता है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि अभी जो एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें बहुत सारे जो जाट लोग थे इनके साथ बैठे हुए थे, वो चौधरी अजीत सिंह को खूब भला बुरा कह रहे थे। आजकल ऐसे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है हम नहीं जानते हैं, सच्चाई है, लेकिन ऐसा चल रहा है। तो लेकिन फिर भी जो सीधा मुकाबला है, तो सीधा मुकाबले में देखते हैं कि इसका क्या होगा। लेकिन बाकी में जैसे इमरान मसूद है आपके सहारनपुर में, तो सहारनपुर बहुत इसमें टक्कर में। बाकी सीटों में जैसे आपके गौतम बुद्ध नगर में, तो गौतम बुद्ध नगर में जैसे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर साहब के खिलाफ थोड़ा सा माहौल है वहाँ पे, लेकिन वहाँ जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, जो कांग्रेस ने कैंडिडेट किया है, वो बीजेपी के एमएलसी के बेटे को खड़ा कर दिया है। तो ये जो नाराजगी थी वहाँ पे कार्यकर्ताओं की, बीजेपी नाराज हैं डॉक्टर साहब से, तो ये हो सकता है वहाँ पे कुछ असर डाले। ऐसे ही जो जनरल साहब जो गाजियाबाद में है, तो बहुत मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ी सी नाराजगी है। इस बार लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जनरल साहब की सीट बदल जाएगी, लेकिन जनरल साहब को सीट मिली। तो फिर भी जो वहाँ पे कार्यकर्ताओं की नाराजगी है उनको लेके कि वो शायद उनका कम्युनिकेशन कम रहा। लोकल लेवल पर कई सारे फैक्टर हैं, प्रत्याशी किस दल से आया है और लोकल उनकी जो नाराजगी है वो कितनी है, तो इसके कारण रही है। लेकिन मुझे लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को इसका फायदा मिलता है। यानी कि इस बेल्ट पे आप करेंगे बीजेपी गठबंधन मजबूत दिखता जरूर है, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा दिखेगा। युवा बेहद अहम, कुछ युवाओं की हमने बातचीत की थी, वो सुन लेते हैं कि क्या कहते हैं सियासत को लेकर, उनकी राय क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से नकल माफिया जिनका गिरोह चलता था, उस पर बहुत लगाम लगी है, जिससे कि आज में मुझको ये लगता है कि जो भी छात्र अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे और अच्छी एजुकेशन उन्हें प्राप्त होगी। उन्होंने कई जैसे नई नई योजना, चाहे स्टार्टअप इंडिया है या डिजिटल इंडिया की जैसे नई नई चीजें जो लाए हैं, तो धीरे धीरे जो हमारा देश है उस तरफ अग्रसर हो रहा है कि युवाओं को एक रास्ता दिखने लगा है, कि एक उम्मीद नजर आ रही है कि आगे हम लोगों का कुछ होने वाला है। हम विकास की राजनीति चाहते हैं, जाति और अपने किसी हक की और मतलब अपनी राजनीति ना करें। अपनी राजनीति के चक्कर में युवा हर वर्ग परेशान है। 26/11 वाला हमला जो हुआ था ताज होटल का, आप खुद समझ रहे हैं, उस समय अगर जो हमारी गवर्नमेंट चाहती, कांग्रेस गवर्नमेंट, तो मतलब एयर स्ट्राइक या कुछ जवाब दे सकती थी, पर उन्होंने इस तरह मतलब अपने आप को प्रस्तुत किया जिससे एक तरीके से आर्मी और साथ साथ जो देशवासी हैं उनको मतलब बहुत गिल्ट फील हुआ। और इधर हम लोगों की पुलवामा अटैक हुआ, कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट ने तुरंत दोबारा स्ट्राइक किया, जिससे हम मतलब अंदाजा लगा सकते हैं हमारी गवर्नमेंट क्या काम करना चाह रही है। गांव में कई जगह पे था कि चूल्हे पे लोग खाना बनाते हैं, तो उससे कई सारी बीमारियां भी होती हैं। और अभी अगर उज्ज्वला योजना है, जैसे गैस वगैरह मिल गया, तो उससे एक तो उनका टाइम भी बच रहा है और फिर से कोई बीमारियां भी नहीं होंगी। ये सारी चीजें किसी भी मुल्क की या किसी भी शहर की तरक्की तब मुमकिन होती है जब वहाँ पढ़े लिखे लोग रोजगार हासिल कर लें, जब वो अपनी रोजी रोटी कमाने लायक हो जाएं। तरक्की वहाँ से शुरू होती है, सकाफती तरक्की इसी को बोलते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप ऐसी बुनियादें डालें जिनकी वजह से लोगों को रोजगार हासिल करना आसान हो जाए। तो युवाओं की बात हमने सुनी, रोजगार उनके लिए बड़ा मसला है, शिक्षा को लेकर भी है, लेकिन कुछ और मसले क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बार अहम है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को और उसके बाद अपने मेहमानों से उस पर एक रिएक्शन लेंगे।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया था। उसने किसानों से वादा किया था कि उनकी आमदनी बढ़ेगी। 5 सालों बाद किसानों का कहना है कि उनकी आमदनी तो बढ़ी है, लेकिन अब भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। किसानों के लिए 2-2 हज़ार रुपया दिया जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। जानवरों से आदमी बहुत पीड़ित है। ये किया जाए कि जिसे जानवर पाले हैं आदमी, तो उसको गौशाला भी बनना चाहिए। ना बने गौशाला तो उसको जो आदमी जानवर छोड़ रहा है उसके पे कोई नियम रखा जाए। नरेगा के लोगों को काम देने की योजना है, वो किसान के खेतों में दिया जाए, इससे किसान का भी फायदा होगा और उनको रोजगार भी मिलेगा। 5 साल पहले ज्यादातर गाँव की शहरों से कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या थी। साथ ही बिजली और बुनियादी सुविधाओं की कमी भी लोगों को खल रही थी। गांव वालों का कहना है कि बीते सालों में उन्हें कई मुश्किलों से निजात मिली है। मकान दीहिन, लैट्रिन दीहिन, उज्ज्वला योजना दीहिन, बिजली फ्री दीहिन, मतलब और 2-2 हज़ार रुपया गरीबन दे रहे हैं। अब पढ़ाई लिखाई भैया बहुत सुविधा हो गए। पहले हम लोगन का बहुत परेशानी उठावे पड़ा, बिटियन के पढ़ावे में बहुत परेशान हो गए। तो आज सारी सुविधाएं हैं, दरवाजे तक टैक्सी और सब आती है, टेम्पू, तो बच्चा जाते हैं वही। आवास के लिए सोचना, उज्ज्वला योजना के लिए, जैसे इज्जत घर के लिए सोचा, और शिक्षा के लिए सोचा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए सोचा, और उसके लिए शादी ब्याह के लिए भी खर्चे दे रहे हैं, हर एक चीज के लिए सोचा। लोकसभा चुनाव में यूपी में शिक्षा और रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। आज युवा बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी तलाश रहा है। उत्तर प्रदेश में नकल पर नकील से भी कई युवा संतुष्ट नजर आए। साथ ही राजनीति में जातिवाद पर लगाम लगने पर भी जोर दिया। राम मंदिर हमेशा से उत्तर प्रदेश में बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन इस बार लोग राम मंदिर के मुद्दे को पहले की तरह तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अरे मंदिर तो बन ही जाएगा, अभी तो हम पाकिस्तान से निपट के आए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और क्या चाहिए, मंदिर तो बन ही जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हर इलाके के अलग मुद्दे हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच का गठन और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सुधार, पूर्वांचल में ढांचागत विकास की गति में कमी और बुंदेलखंड में अलग राज्य बनाने की मांग समेत कई मुद्दे हैं जो कई दशकों से चले आ रहे हैं और इस चुनाव में भी प्रमुखता से उठ रहे हैं। लखनऊ से नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तो ये जमीन की रिपोर्ट देखिए, मुद्दे क्या हुआ, क्या होना चाहिए, उम्मीदें, और एक आखिरी में रिएक्शन। आप तीनों से सिर्फ एक ही सवाल बारी बारी से मैं समझना चाहूँगा। शुरुआत राहुल जी, प्रधानमंत्री का चेहरा, गठबंधन का चेहरा या मुद्दों का चेहरा, कौन कितना मजबूत या भारी? मुद्दे और प्रधानमंत्री का चेहरा दोनों मिलके। रोशन? मुझे लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा ही होगा, क्योंकि ये पूरा चुनाव ही मोदी वर्सेस अन्य किस पे लड़ा जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये चुनाव उसी तरफ जाएगा। नीरजा? मुझे लगता है प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस इलेक्शन में। वही है धुरी जिसके आसपास इलेक्शन है, और गठबंधन उसको टक्कर दे रहा है, क्योंकि दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है उत्तर प्रदेश में, जो पहले नहीं था, वो उसका जो उसकी जो केंद्र बिंदु है ना, जिसमें कुछ जाट जुड़ेगा, कुछ यादव जुड़ेगा, कहीं गुजर जुड़ेगा, और किस हद तक वो उस चेहरे के कमाल को रोक सकते हैं, वही उत्तर प्रदेश की टक्कर का आउटकम होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरीके से बदली है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, 2009, 2014 और अब 2019 में क्या बड़े मुद्दे, क्या बड़े चेहरे, और जनता किसे ज़्यादा भरोसा करने वाली है। फिलहाल आज इतना ही, लेकिन कल यानी शनिवार को शाम 5 बजे आप फिर देखिएगा हमारा यह खास कार्यक्रम, और कल हम चर्चा करेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।